चलो, आज के इस क्लास में हम भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है इसका अध्ययन करेंगे कि नदी अपवाह तंत्र में आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में समझना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसको आप लाइन से एक एक अपन देखते जाएंगे। तो भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि एक मुख्य ऐसी नदी होगा जो किसी सागर या महासागर से मिलती होगी, और अन्य जो दूसरी नदी है जो होगी वो उसी नदी के साथ संगम बना के उसके साथ उस सागर या महासागर में मिलती होगी। हमारे भारत की जो नदियां हैं ये दो स्थानों पर गिरती है, या तो वो अरब सागर की ओर जाएगा या तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा। तो भारत की जो नदियां हैं इसको हम देखो किस रूप में हम बांटते हैं। तो भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती है, कहाँ से निकलती है बता दो? हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं इसको हम अलग पढ़ेंगे। और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। किसके बारे में होगा बता दो? प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देंगे सब लोग। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इसमें हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र का मतलब ये है कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को इसमें पूरा पढ़ा जाएगा। दूसरा जो चीज होगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें हम ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों को देखेंगे। और तीसरा जो होगा वो होगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी और उनकी जो भी सहायक नदियां हैं उसका हमें अध्ययन करना है, ठीक है। और दूसरी ओर हम पढ़ेंगे जो रहेगा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं? तो भारत का ये वाला जो पोर्शन है जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर किससे घिरा है बता दो? जल से घिरा हुआ है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है या तो अरब सागर में गिरने वाली होती है। तो इसको हम दो खंड में पढ़ेंगे। एक हमारा रहेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो भारत का जो नदी अपवाह तंत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको बताना है, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या बताओगे? हिमालयी नदियों के बारे में, और दूसरा क्या बताएंगे? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है। तो हिमालयी जो नदियां हैं इसमें हम कितना तंत्र पढ़ेंगे जल्दी बता दो? तो इसमें हम तीन नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें देख सकते हैं पहला होगा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी वाला देखेंगे, बाकी तीन देखेंगे। चलो, सबसे पहले हम चालू करेंगे कौन सा तंत्र? सिंधु नदी तंत्र क्या है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से। तो आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र हम पूरा कवर करें और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये दोनों तंत्र को कवर कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि गंगा नदी तंत्र जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, इसमें एक दिन पूरा लग जाता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे बता दो? सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है इसका पूरा अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। चलो ध्यान देंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र जो है इसमें क्या चीज को पढ़ा जाता है। तो सिंधु नदी जो तंत्र है इसमें हम सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम देखें कि सिंधु नदी तंत्र में हम कुल 6 नदियों का अध्ययन करेंगे। कितने नदियों का? 6 नदियों का आपको कंप्लीट अध्ययन करना है इस सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले हम डिटेल पढ़ेंगे सिंधु नदी का और उनकी सहायक नदियों का। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इसको आप याद कर सकते हो आसानी से। एक ट्रिक है जिसको हम याद करेंगे, झेची रावस। कैसे याद करते हैं? झेची रावस करके आपका जो ट्रिक है इसमें आपका सिंधु की सहायक नदी तो याद होगा, साथ ही साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्रम भी आप इसी ट्रिक से जमा सकते हो, ठीक है। कैसे जमाएंगे बता दो? तो झेची रावस करके आपको लिखना होगा, हाँ है ना। तो देखो यहाँ पास झे से जो आएगा आपका झेलम, ची से आएगा चिनाब, र से आएगा रावी, आधा व से आएगा व्यास, और स से क्या आएगा आपका सतलज। तो यह है सिंधु की 5 सहायक नदी जो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर इसका क्रम क्या है जमा हुआ है। आ रहा बात समझ में? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से आपको क्रम देखने मिलेगा और आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। कैसे बता दो?
तो झेची रावस करके ट्रिक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो यहाँ हम देखें ध्यान से, तो झेलम नदी जो होता है, ये सॉरी, पहले हम सिंधु का बात करें, तो सिंधु नदी का उद्गम आपका होता है तिब्बत क्षेत्र से। कहाँ से होता है आपका? तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से इसका क्या होगा बता दो, उद्गम आपको देखने मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सिंधु की सहायक नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम होता है यहाँ पास आपका जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर स्टेट से आप यहाँ देखेंगे कि झेलम नदी का क्या होता है उद्गम। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पास चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी, ये जो तीन नदियां हैं ये तीनों निकलता है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलता है? हिमाचल प्रदेश से। देखेंगे ये तीन नदी आपका मिलेगा। और सतलज नदी जो होता है वो भारत के बाहर तिब्बत क्षेत्र से निकलता है, चीन देश से। तो ये हो गया सिंधु और उनकी 5 सहायक नदी कहाँ से निकलती है, उसका एक हम लोकेशन देख लिए, तो आपको उस चीज को याद रखना है। क्लियर है सबका? तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलता है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से देखने मिलता है, चिनाब, रावी और व्यास तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलेंगे, और सतलज नदी भी आपका तिब्बत मानसरोवर के समीप से ये निकलता है। बाकी डिटेल पढ़ेंगे तो इसका उद्गम स्थल हम देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट हम देखें, आगे ध्यान देंगे। तो इसमें देखने लायक ये है, तो सबसे पहले हम सिंधु नदी की विशेषता देखते हैं कि सिंधु नदी के बारे में आपको क्या क्या यहाँ से पढ़ना होगा। ठीक है, चलो, तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ये आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से होता है, और ये जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है स्थानो ख्याबाब ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? स्थानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो फिर से अगर बता दो कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको क्या बताना है? स्थानो ख्याबाब ग्लेशियर से होती है। और ये सिंधु नदी जब यहाँ से निकलती है तो इस प्रकार से ये पहले तो चीन में बहेगी, चीन के बाद भारत का ये जो लद्दाख क्षेत्र है यहाँ से बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये सीधा जाएगा अरब सागर में। कहाँ जाएगा आपका? अरब सागर में। और अरब सागर में जहां पास, यहाँ पास हमारा कौन सा सागर है बता दो? अरब सागर। तो अरब सागर में जहां पास ये नदी विसर्जित होती है उस जगह का नाम है आपका कराची। कहाँ पास बता दो? कराची। तो कराची के समीप ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जल्दी बता दो। तो आपको बताना है सानो ख्याबाब ग्लेशियर, जो तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में मिलेगा। इसका हम प्रवाह देखेंगे तो पहले चीन में बहेगा। ठीक है, चीन के बाद कहाँ जाएगा बता दो? भारत में। और भारत के बाद कहाँ जाएगा? ये पाकिस्तान में। तो अगर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, तब क्या बताना है? 3 देश। कितने देशों में? 3 देशों में इसका प्रवाह है। सबसे पहला क्या बताओगे? चीन, उसके बाद भारत, और उसके बाद पाकिस्तान। और भारत में भी ये कहाँ बहता है? तो ये बहता है आपका लद्दाख में। कहाँ बहेगा आपका? लद्दाख क्षेत्र में। इसका मुख्य रूप से क्या होता है बता दो? प्रवाह आपको देखने मिलेगा। हाँ है ना? किस क्षेत्र में हमको देखने मिलता है? तो लद्दाख क्षेत्र में इसका प्रवाह होता है। इसका ऑल ओवर शुरू स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर हम टोटल लंबाई देखेंगे तो इसका कुल लंबाई है 2880। ठीक है, क्या है बता दो एक बार सभी लोग? 2880 किलोमीटर इसका टोटल क्या है बता दो? लंबाई। और भारत में इसका यदि हम बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पास, तो भारत में इसकी जो लंबाई है यह है मात्र आपका 1114 किलोमीटर। इसकी भारत में क्या देखने मिलती है? लंबाई। ठीक है, तो फिर हाल अपन देखें तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो क्या बताओगे? सानो ख्याबाब ग्लेशियर। कहाँ विसर्जित होती है, तब क्या बताओगे? अरब सागर में। अरब सागर में भी कहाँ पास? तो कराची के समीप इसका विसर्जन होता है। इसके बाद हम देखेंगे ध्यान से कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तब आप क्या बताओगे? 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तब क्या बताओगे? 1114 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है? लंबाई। कितने देशों में सिंधु नदी बहती है अगर पूछा जाए तो कितने देशों में? 3 देशों में बहती है। मतलब ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्या बता दो? अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्योंकि यह कितने देशों में बहती है? 3 देश में। क्या क्या? चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब यदि हम ध्यान दें यहाँ पास, तो यहाँ ध्यान ये देंगे कि ये जब सिंधु नदी जब यहाँ आपका एंट्री लेगा लद्दाख में, तो लद्दाख में यह
कौन कौन से पर्वतों के बीच ये बहता है, इसको अगर क्वेश्चन करे तो यहाँ पास अपन देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पास एक पर्वत श्रेणी मिलेगा आपको जिसको हम बोलेंगे जास्कर, और नीचे में क्या मिलेगा आपको, लद्दाख। यहाँ पास कौन सा पर्वत श्रेणी बता दो, लद्दाख पर्वत श्रेणी यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको फिलहाल याद ये रखना है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो आप क्या बताओगे, मुख्य रूप से लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में ये बहता है ना। और इसी के किनारे यहाँ पर सब देखेंगे तो इसी के जस्ट किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लेह। क्या बोलते हैं, लेह। तो लेह जो है वह किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बताओ कि सिंधु नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और इसकी कुल कितनी सहायक नदी है यदि हम बात करें तो इसकी कुल है 5 सहायक नदी। कितनी सहायक नदी है, सिंधु नदी की कुल 5 सहायक नदी है। इसको हम पहले देख चुके हैं, कौन से ट्रिक के माध्यम से देखे थे, तो झेची राव ट्रिक आप देखे होगे। तो झे से क्या आएगा आपका झेलम, ची से चिनाब, र से रावी, व से व्यास, और स से क्या आएगा सतलज, ठीक है। और यह सभी नदी पूरा मिलकर कहाँ पास ये आपका मुख्य रूप से सिंधु नदी से संगम बनाती है। तो सभी नदियां आपस में संगम बनाती है तो पाकिस्तान में यहाँ पास एक जगह ध्यान रखेंगे, उस जगह का नाम है आपका मिठान कोट। क्या जगह है, मिठान कोट। तो मिठान कोट नामक जो स्थान है वहीं पास अन्य जितनी भी नदियां हैं वो सब के सब यहाँ पास आके सिंधु नदी से क्या बनाती है, संगम। आगे हम देखेंगे कि कौन सी नदियां कैसे मिलती है। अगर यही देखना चाहते तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ध्यान से, झे से यहाँ से हम देखते हैं उद्गम स्थल में, तो झे से क्या आएगा बता दो, झेलम, ठीक है। ची से क्या आएगा, चिनाब। र से क्या आएगा, रावी। आधा व से व्यास, और स से क्या आएगा, सतलज, ठीक है। तो इन सभी नदियों को हम देखें ध्यान से, ये 1 2 3 4 और 1 5। सबसे पहले जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर से बहते पाकिस्तान में आएगा यहाँ पास, और यहाँ पास आने के बाद यह कौन से नदी से संगम बना लेता है, तो यहाँ पास मुख्य रूप से देखते हैं झेलम के बाद क्या है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है ये जो है मुख्य रूप से चिनाब नदी ही मुख्य रूप से आपका कहाँ जाके पूरा मिलेगा सबसे, तो ये मिठान कोट में जाके मिलता है। कौन सा नदी आपका, चिनाब नदी। तो गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपका चिनाब नदी। कौन सा नदी है, चिनाब। और चिनाब नदी के साथ ही हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से ये आपका झेलम नदी भी किस में आके मिलेगा, चिनाब नदी से। ये आपका रावी नदी है, ये भी किससे आके मिलता है, तो चिनाब नदी से आके मिलेगा पाकिस्तान में ही। और यहाँ पर जो व्यास नदी है, यहाँ से देखो एक नदी आ रहा है सतलज नदी। इस सतलज नदी आपका जाके सीधा मिलता है किससे, चिनाब नदी से। और ये आपका बचा है व्यास नदी। कौन सा नदी बचा है आपका, व्यास नदी। तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यहाँ पास एक जगह है हरी के नामक स्थान पर। कौन सा स्थान है आपका, हरी के। तो हरी के नामक स्थान पर ये नदी जो है वो सतलज नदी से मिल जाता है। कौन सा नदी आपका, व्यास। तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर एक डैम है जिसको बोलते हैं हरी के बैराज। क्या बोलते हैं आपका, हरी के बैराज। और इस बैराज का जो डैम है, इस बैराज का जो पानी है इसको कहाँ भेजा जाता है, तो यहीं पास से एक नहर बना है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। इसी डैम का पानी इंदिरा गांधी नहर में यहाँ राजस्थान को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये हम फिलहाल समझ चुके हैं कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है, तो 5 सहायक नदी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। क्या क्या जल्दी से बता दो सब लोग। तो क्या है, पहला झेलम, दूसरा में चिनाब, तीसरा रावी, फिर है व्यास, और उसके बाद क्या है, सतलज, ठीक है। इन सभी नदियों को लेके चिनाब नदी कहाँ पर जाके सिंधु से मिला, तो मिठान कोट पे जाके मिलता है। तो सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी नदी तो वह है चिनाब नदी। कौन सा नदी है, चिनाब, जो लास्ट तक बहती है और मिठान कोट में जाके सिंधु से मिलेगा। और अन्य जो भी नदी है, झेलम नदी भी चिनाब से मिला, ठीक है। रावी नदी भी चिनाब से मिला। व्यास नदी सतलज से मिला, लेकिन सतलज नदी जाके किससे मिल गया, चिनाब से। तो कुल मिला के सभी जो नदियां हैं वो चिनाब नदी से मिला, और चिनाब नदी मिठान कोट में जाके सिंधु नदी से संगम बना लिया। तो वहां पर यही चीज लिखा है, देखो ध्यान से, कि सिंधु नदी जो है ये कौन कौन से पर्वत श्रेणी के बीच में बहता है, इस यहाँ आपका,
तो आप बताओगे लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में। कौन सा तटीय शहर है? तो लेह है। कितनी सहायक नदी है? तो 5 सहायक नदी है। और सब की सब नदियां कहाँ जाके मिलती है? मिठानकोट में। और मिठानकोट में कौन नदी लेके गया है सबको? तो चिनाब नदी सभी नदियों को लेकर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिला है। यहां तक क्लियर है सभी को? आए ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? सिंधु जल समझौता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सिंधु जल समझौता समझने से पहले कौन कौन सी नदियों का समझौता हुआ है, किनके बीच में, इसको समझते हैं। तो सिंधु जल समझौता के अंतर्गत कुल 6 नदियों का समझौता किया गया, 6 नदियों का बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, ये हुआ था आपको 1960 में। कब हुआ था बता दो? 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। किनके किनके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यहां से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सन, कि सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है कि 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच में किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता किया गया था। तो पहले तो हम पूरा नदी बना लेते हैं, जो 6 नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सानो ख्वाबाब ग्लेशियर है, इससे आपका कौन सा नदी यहाँ से निकला बता दो? ये हमारा है सिंधु नदी। कौन सा नदी बता दो? सिंधु नदी। और ये कहाँ जाके सीधा गिरेगा? अरब सागर में कराची के समीप ये जाके गिर जाती है। अब हम एक एक नदियों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर झेलम नदी के बारे में। किसके बारे में? तो झेलम नदी निकला और निकल, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं चिनाब नदी को। किस नदी को बनाते हैं? क्योंकि सभी नदी इससे आके मिलने वाला है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, यहीं से निकलेगा आपका कौन सा नदी? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी इस प्रकार से निकलने के बाद ये सीधा किससे जाके मिल गया बता दो? तो ये मिल गया आपका मुख्य रूप से सिंधु नदी से। जगह का नाम क्या था एक बार सब लोग बताएंगे? तो जगह का नाम है मिठानकोट। यहां तक सबको क्लियर है? जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। अब ये मेन जो चिनाब नदी अंतिम रूप से सिंधु नदी से आके मिला। अब हम देखेंगे यहां से ये जो झेलम नदी है ये पाकिस्तान में किससे जाके मिलता है? तो किससे जाके मिलेगा बता दो? चिनाब नदी से। ठीक है, फिर अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट जो हम नदी देखेंगे वो रहेगा हमारा रावी नदी। रावी नदी जो भी है ये भी इस प्रकार से बहते हुए ये जाएगा पाकिस्तान में, किससे जाके मिल जाएगा आपका? चिनाब नदी से। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य रूप से सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज। सतलज नदी तिब्बत क्षेत्र से निकलेगा और निकलने के बाद ये इस प्रकार से हिमाचल में पहले एंट्री लेगा, फिर पंजाब में जाएगा, फिर पाकिस्तान में किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाता है किससे? चिनाब नदी से। लेकिन ये सतलज नदी और किसको लेके बहा है? तो यहाँ पास से निकलता है आपका व्यास नदी। कौन सा नदी? तो व्यास नदी जो है यहाँ से जो निकला वो इस प्रकार से व्यास नदी आगे जाएगा हिमाचल के बाद पंजाब में, और हरि के नामक स्थान पे किससे मिल गया? तो ये मिल गया सतलज से। किससे मिल जाएगा बता दो? सतलज से। तो यहाँ पास हम ये देखें उत्तर की जो 3 नदियों में हम किसका किसका नाम लेंगे? तो ये होगा हमारा कौन सा नदी? सिंधु नदी। फिर हो गया हमारा ये झेलम नदी, और ये हो गया चिनाब नदी। ये जो 3 नदी अब देखे कौन कौन सा बता दो? सिंधु, झेलम, चिनाब। ये 3 नदी जो है इन तीन नदियों का 80% हिस्सा रखेगा पाकिस्तान और 20% हिस्सा इसका रखेगा कौन? आपका भारत। किस समझौते के तहत? सिंधु नदी जल समझौता के तहत। और इसके नीचे हम देखेंगे ध्यान से, तो ये देखो 3 नदी कौन कौन सा? सिंधु, झेलम, चिनाब। अब बचा कौन कौन? ये बचा रावी, व्यास और सतलज। क्या क्या बता दो? रावी, व्यास और सतलज। इन तीनों नदियों का 80% रखेगा भारत और 20% रखेगा पाकिस्तान। ऐसा इस समझौते में बात कही गई थी। उस समझौते का नाम क्या था जल्दी से बता दो? सिंधु नदी जल समझौता। आ रहा बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। समझौते में किस प्रकार की बातें कही गई? तो आपको बताना है कि उत्तर की जो 3 नदियां कौन कौन सा? सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% कौन रखेगा? तो पाकिस्तान।
और 20% कौन रखेगा, तो आपको बताना है भारत। ठीक है। दक्षिण की 3 नदियां कौन कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% कौन रखेगा, तो पाकिस्तान, सॉरी भारत, और 20% कौन रखेगा, पाकिस्तान। तो ये था हमारा सिंधु नदी जल समझौता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आया बात समझ में, आया ना, जल्दी बताइए। चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौता हो गया। अब हम देखेंगे सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी देखे, सिंधु की कुल कितनी सहायक नदी हम देखे हैं, 5। अब इन 5 में से एक एक करके सभी का हम डिस्कस कर लेते हैं ध्यान से कि क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो झेलम नदी को पढ़ने से पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर चिनाब नदी को। किसको बना लेते हैं, चिनाब। तो चिनाब नदी इस प्रकार से आपका बहेगा और ये पाकिस्तान में एंट्री लेगा। ठीक है। और इसी के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पास हमारा है जम्मू कश्मीर। कौन सी स्टेट है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से निकलेगा कौन सा नदी बता दो, तो जम्मू कश्मीर से देखने मिलेगा कौन सा नदी, तो झेलम नदी। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है यह किस क्षेत्र से होता है, तो ये होता है आपका शेष नाग झील से। कहाँ से होता बता दो, शेषनाग झील से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम। और ये विसर्जन कहाँ पास होता है, तो ये जो नदी है ये जम्मू कश्मीर बहने के बाद ये जाएगा कहाँ, आपका पाकिस्तान, और मिल जाता है चिनाब नदी से। किससे मिल जाता है, चिनाब नदी से जाकर मिल जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ कि नहीं। और ये जब नदी बहता है तो इस नदी, ये जो नदी है वो कौन से झील से होकर बहता है, तो यहाँ पास एक झील है जिसका नाम है आपका वूलर झील। कौन सा झील है आपका, वूलर झील। आपको यहाँ से याद रखना है, ये हमारा है वूलर झील। ठीक है। तो झेलम नदी किस झील से होकर आगे बह रहा है, तो आप बताओगे वूलर झील से होते हुए आगे बहता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है बता दो, तो वूलर झील है। और वूलर झील से होकर कौन सा नदी इस प्रकार से बहा है, तो आप उसमें बताएंगे झेलम नदी। कौन सा नदी बता दो, झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है। तो यहाँ पर हम देखो क्या क्या पॉइंट समझ चुके हैं। तो झेलम नदी का उद्गम किस कौन सा झील से, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होती है। झेलम नदी कहाँ जाके विसर्जित होती है, कहाँ संगम बनाती है, तो चिनाब नदी के साथ पाकिस्तान में कहाँ बना रहा है, संगम बना रहा है। कौन से झील से होकर ये बह रही है, तो आप क्या बताओगे, वुलर झील से होकर बह रही है। और इसी झील में आपका नौकायान भी होता है। कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, तो अनंतनाग से बारामुल्ला तक। कहाँ से कहाँ तक बता दो, अनंतनाग से बारामुल्ला तक जम्मू कश्मीर में इसी नदी पर आपका नौकायान किया जाता है। बहुत ही बार क्वेश्चन बनता है कि अनंतनाग से बारामुल्ला तक जो नौकायान की जाती है वो जो है मुख्य रूप से आपको देखने क्या मिलेगा कि यह किस नदी पर है। अगर क्वेश्चन है तो क्या बताओगे, झेलम नदी पर है। इसी झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है आपका श्रीनगर। कैसा है, क्या है बता दो, श्रीनगर। आपको अच्छे से याद करना है कि श्रीनगर जो है वह किस नदी के किनारे, जल्दी बता दो, तो वह है झेलम नदी के किनारे। याद रखे सभी को। और झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसे बोलते थे वितस्तता। क्या बोलते थे बता दो, वितस्तता नदी के नाम से जानते थे। तो ये फैक्ट हो गए कुछ झेलम नदी के बारे में। तो एक बार फिर से बता दो, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होती है, जल्दी बताओ, तो शेषनाग झील से। संगम किसके साथ बनाएगा, तो चिनाब नदी के साथ। कौन से झील से होकर बहती है, तो वुलर झील से होकर बहती है। कहां से कहां तक इसमें नौकायान होता है, तो अनंतनाग से बारामुल्ला तक। कौन सा नगर इसके तट पर बसा है, तो श्रीनगर। इसको हम याद ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट इसका ट्रिक है, श्रीमती को झेलो। कैसे याद करते हैं बता दो, श्रीमती को झेलो। एकदम सिंपल सा लाइन है, श्रीमती को झेलो। तो श्रीमती का मतलब होगा श्रीनगर और झेलो का मतलब होगा झेलम नदी। समझ आ पा रहा है, तो आसानी से याद कर सकते हैं, श्रीमती को झेलो। इससे आपको याद क्या रखना है कि जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और इसी को प्राचीन काल में क्या नाम से जानते थे, तो इसको बोलते थे वितस्तता। क्या बोलते थे, वितस्तता के नाम से जानते थे। समझ आ पा रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो, तो ये हम देख चुके हैं झेलम नदी और उनकी इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। क्लियर है सबका यहाँ तक। चलो, झेलम नदी के बाद दूसरी हम सहायक नदी देखेंगे जिसका नाम है आपका चिनाब नदी। कौन सा नदी बता दो,
चिनाब नदी के बारे में देखें तो चिनाब नदी जो होता है, चिनाब नदी से पहले हम बना लेते हैं सिंधु नदी। कौन सा नदी बना लेते हैं? सिंधु। सिंधु नदी जो होगा सानो ख्याबाब ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए ये आपका पाकिस्तान में कराची के समीप अरब सागर में गिर जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? और सिंधु नदी में सीधा कौन सी नदी आकर मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक आपका दर्रा है और इस दर्रे को क्या नाम से जाना जाता है? तो इस दर्रे को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा। क्या बोलते हैं? बड़ा लाचा दर्रा। तो जो बड़ा लाचा दर्रा है इसके समीप से आपका निकलता है कौन सा नदी? चिनाब नदी। और चिनाब नदी निकल के सब सीधा कहाँ जाके मिलेगा? तो सीधा मिलेगा सिंधु नदी के साथ पाकिस्तान में। और उस जगह का नाम क्या है जहां चिनाब नदी सिंधु नदी से संगम बनाता है? तो उस जगह का नाम को बताना है मिठान कोट। क्या बताओगे? मिठान कोट। याद रखे सबको। कौन से स्थान पर इन लोग मिलते हैं जल्दी बता दो। तो मिठान कोट नामक स्थान पर, है ना। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि ये जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको टिक लगाना है कि वह है चिनाब नदी। कौन सी नदी बता दो? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी क्या है बता दो? सहायक नदी है। और सिंधु नदी का हम बात करें, अगर इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पास के नक्शे को अगर हम अलग से देखें बाहर करके, तो ये जो चिनाब नदी बना कैसे है? तो चिनाब नदी अगर देखें तो ये हिमाचल प्रदेश में दो नदियों का संगम होता है। कितने नदियों का? दो नदियों का। और दो नदियों के मिलने के बाद ये नदी का उद्गम होता है। इस वाली जगह को मैं यहाँ बना दिया हूँ, जिससे समझना है। तो ऊपर में जो नदी इसको बोलते हैं चंद्र नदी और नीचे में नदी उसको बोलते हैं भागा नदी। क्या बोलते हैं? भागा नदी। तो चंद्र नदी और भागा नदी के मिलने से, ये है आपका चंद्र नदी और ये कौन सा है? भागा नदी। इनके मिलने से कौन सा नदी बनता है? तो बनता है चिनाब नदी। इसलिए इसको चंद्र भागा नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र भागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि उसको बोल चिनाब नदी को और क्या नाम से जानते हैं? चंद्र भागा नदी के नाम से जानते हैं। और इसको रामायण काल में या प्राचीन समय में, वैदिक काल में इसे क्या बोलते थे जल्दी बता दो। तो इसको बोलते थे आस्किनी नदी। कौन सी नदी बता दो? आस्किनी नदी के नाम से जानते थे। क्लियर है सबका? तो फिर से एक बार देख लो ध्यान से, चिनाब नदी के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है जल्दी बता दो। तो बड़ा लाचा दर्रा के समीप से। किससे संगम बनाएगा? तो सिंधु नदी के साथ मिठान कोट में ये संगम बनाता है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसी को ही और क्या नाम से जानते हैं? तो चंद्रप्रभा नदी के नाम से जाना जाता है। इसी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या बताओगे? आस्किनी नदी इसका क्या है बता दो? प्राचीन नाम है। आए बात समझ में? तो आस्किनी किसका प्राचीन नाम है जल्दी बता दो। तो वो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। कौन सा नदी? आस्किनी नदी। आए बात समझ में? है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा चिनाब नदी के बारे में पूरी विशेषताएं हैं। हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, चिनाब नदी के बाद हम देखेंगे तीसरी जो सिंधु की सहायक नदी है उसका नाम है आपका रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी। तो रावी नदी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या आपको समझना है। तो इससे पहले हम देखो क्या समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलता है कौन सा नदी? आपका चिनाब नदी। और इस प्रकार से बहता कहाँ बता दो? पाकिस्तान में जाएगा। ठीक है। और इसी के नीचे से यहाँ देखेंगे हम लोग ध्यान से, जो रहेगा आपका रावी नदी। और रावी नदी इस प्रकार से बहते हुए पाकिस्तान में किससे संगम बना लेगा? तो चिनाब नदी से ही संगम बनाता है। और ये जिस घाटी से होकर बहती है उस घाटी का नाम है चंबा घाटी। कौन सा घाटी? तो हिमाचल प्रदेश में ये चंबा घाटी से होकर ऐसे आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से संगम बनाती है। ठीक है। और यही नदी रावी नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करेगा। और इसको प्राचीन समय में परुष्णी नदी के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? परुष्णी नदी के नाम से जानते थे इसको वैदिक कालों में। तो ये इतना चीज आपको रावी का याद रखना है। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ पास से होता है? तो रोहतांग दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश। यह किससे संगम बनाती है? तो इस चिनाब से संगम बनाएंगे कौन से देश में? पाकिस्तान में।
कौन सी घाटी से होकर बहती है, तो आपको बताना है चंबा घाटी से होकर बहती है। किन दो देशों के बीच ये प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये क्या करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। इसी को पहले समय में क्या नाम से जानते थे, तो परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है सबका? तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा रावी नदी की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देख लो हम सिंधु की सहायक नदी को कैसे याद किए थे, ट्रिक क्या था इसका, एक बार फिर से बोल दो। तो ट्रिक है आपका झेची राउस। क्या है बता दो जल्दी से, झेची राउस। तो झे से हमारा क्या आएगा जल्दी बता दो, झेलम। ची से चिनाब और र से रावी। तो ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, झेलम नदी, चिनाब नदी और रावी नदी के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, व्यास नदी क्या है इसके बारे में। ठीक है, चलो व्यास नदी को समझते हैं। तो व्यास नदी के अंतर्गत हमें देखो क्या देखने मिलेगा, तो व्यास नदी का भी जो उद्गम होता है ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी कहाँ पास से निकलती है, अगर इसका हम बात करें तो व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। और इसी के ही बगल से यहाँ पास हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि तिब्बत में यहाँ से निकलता है कौन सा नदी, सतलज नदी। तो सतलज नदी इस प्रकार से बहते हुए कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, पाकिस्तान। और चिनाब नदी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें किस नदी का, व्यास नदी का, तो हिमाचल प्रदेश में ये रोहतांग दर्रा के पास से निकलता है। और रोहतांग दर्रा के पास निकलने के बाद ये पहले बहता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये जाएगा आपका पंजाब। और पंजाब में किससे संगम बना लेता है, तो ये सतलज नदी से संगम बनाएगा कौन, आपका व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी किस नदी से संगम बनाती है, तो आपको बताना है कौन सा नदी। तो व्यास नदी संगम बनाता है सतलज नदी से। और उस जगह का नाम क्या है जहाँ ये संगम बनाते हैं, तो उस जगह का नाम आपका क्या है भी बता दो, तो हरि के नामक स्थान पर। और हरि के कहाँ है आपका, तो आपको बताना है पंजाब में। कहाँ बता दो, पंजाब में ये स्थान है जहां पास ये दोनों नदी आपस में मिलती है, हाँ कि नहीं। और इसी नदी पर, दोनों नदी का संगम स्थल पर जो डैम बना है उसी को बोलते हैं हरि के बैराज। क्या बोलते हैं बता दो, हरि के बैराज। और हरि के जो बैराज है यहाँ से पानी छोड़ी जाती है नहर के माध्यम से। और नहर के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ पूरा जल छोड़ेंगे। और ये जो मुख्य रूप से जो जल है ये कहाँ, किस किनको जल की आपूर्ति कराता है, ये पूरा जल इस प्रकार से छोड़ी जाती है। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको ये जल की आपूर्ति कराता है। इसी को हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या बोलते हैं बता दो, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर में कौन से डैम का पानी बहता है, तो आप क्या बताओगे, हरि के बैराज नामक जो डैम है, इस नदी, इस डैम का जो पानी किस नहर में बहता है, तो इंदिरा गांधी नहर में बहता है। और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मुख्य रूप से जल की आपूर्ति कराई जाती है। और इंदिरा गांधी जो नहर है ये भारत का सबसे लंबा नहर है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है, तो उसमें आप टिक क्या लगाओगे सीधा, तो वह आपका इंदिरा गांधी नहर। क्या बता दो, इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबा नहर, आपको याद रखना है। जिसमें किस डैम का पानी जा रहा है, तो हरि के बैराज। हरि के जो बैराज है इसमें किन दो नदियों का संगम पर इस डैम का निर्माण किया गया है, तो ये आपका है सतलज नदी और ये है आपका व्यास नदी। दोनों के संगम पर कौन सा डैम बना है, हरि के बैराज डैम का निर्माण किया गया है। समझ आ पा रहा है। और ये नदी देख लो, व्यास नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में जा पाता है क्या, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं बहता है। तो सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो वो होता है हमारा कौन सा बता दो, तो वो होता है आपका व्यास नदी। क्वेश्चन अगर आता है कि सिंधु नदी तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, तो आपको टिक किस में लगाना है जल्दी बता दो, तो उसमें टिक लगाएंगे व्यास नदी में, आपको टिक लगाना है। ठीक है, और ये जो आपका व्यास नदी है ये कौन सी घाटी से होकर बहती है, तो यहाँ पास आपका जो घाटी क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी बोलते हैं, कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये कुल्लू घाटी से होकर आगे बढ़ती है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद जाता है पंजाब। कहाँ जाएगा आपका, पंजाब में जाता है।
और प्राचीन समय में इसको बोलते थे विपाशा नदी। कौन सा नदी बोलते थे? विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। क्लियर है सबका? तो व्यास नदी को लेके कुछ इतनी खास बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो पहला खास बात क्या देख लो, व्यास नदी रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से निकलता है। जिस जगह से निकलता है उसको व्यास कुंड बोलते हैं। और वहां देखना आसपास बहुत सारी मंदिर स्थापित होता है, क्योंकि नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो वहां पर देखना अनेकों मंदिरों का निर्माण होता है। नर्मदा कुंड हो गया, व्यास कुंड हो गया, त्र्यंबकेश्वर देखेंगे, ऐसा बहुत सारा नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वहां मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से की जाती है। तो वैसे ही व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास कुंड से, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के करीब में स्थित है। ठीक है। यह किससे संगम बनाता है? तो सतलज नदी से। कहाँ पर बनाता है? तो पंजाब में हरी के नामक स्थान पे बनाएगा। और इन दोनों के संगम पर कौन सा डैम है बता दो, तो आप क्या बताओगे? इंदिरा गांधी नहर, सॉरी, हरी के बैराज है। और इस डैम का पानी को किस नहर में छोड़ी जाती है? इंदिरा गांधी नहर में छोड़ी जाती है, जो राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल की आपूर्ति मुख्य रूप से कराती है। आसपास और पानी दिया जाता है आसपास के क्षेत्रों में भी, लेकिन ये मुख्य रूप से बनाया गया राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल की आपूर्ति करा सके। ठीक है। यह पाकिस्तान में बहती है क्या? तो नहीं बहती है। कौन सी घाटी में बहती है? तो कुल्लू घाटी में बहती है। इसी को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? तो विपाशा नदी के नाम से जानते थे। किस नदी के नाम से जानते थे? तो विपाशा नदी के नाम से इसको जानी जाती थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा व्यास नदी। तो अभी तक हम लोग देख लो कौन कौन सा नदी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखे थे झेलम नदी के बारे में, फिर अपन देखे चिनाब नदी के बारे में, फिर देखे रावी नदी के बारे में, और हम देख चुके हैं कौन सा नदी? व्यास नदी के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा सतलज नदी। कौन सा नदी बता दो? सतलज नदी के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सतलज नदी को लेके क्या क्या आपको याद रखना है, तो देखो ध्यान से। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये आपका तिब्बत क्षेत्र से होता है। और तिब्बत में जहां से निकलता है उस झील का नाम है राकसताल झील। कौन सा झील के समीप से? राकसताल झील के समीप से निकलता है। मानसरोवर तिब्बत से। कहां से निकलेगा बता दो? मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र से निकलता है। और निकलने के बाद भारत में जो यहाँ एंट्री करता है, यहाँ पास एक दर्रा है, और उस दर्रे के समीप से ये एंट्री लेगा। उस दर्रे के बीचों बीच से लेता है। इसको बोलते हैं सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो कौन सा नदी सिपकिला दर्रा के समीप से भारत में प्रवेश करती है? तो वो है सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। और शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ बता दो? हिमाचल प्रदेश में। और ये सबसे पहले देख लो कहाँ से निकला? चीन से निकला, भारत आया। भारत के दो राज्यों में बहती है, पहला तो हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा ये जाएगा कहाँ बता दो? पंजाब में। और पंजाब के बाद ये कहाँ जाएगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में संगम किससे बनाता है? चिनाब के साथ। किसके साथ बनाएगा? चिनाब। और चिनाब जो है वो सिंधु के साथ क्या बनाएगा? संगम। क्लियर है सबका? है ना? और इसी को प्राचीन समय में बोलते थे शतुद्री नदी। कौन सा नदी बोलते थे? शतुद्री नदी के नाम से जानी जाती थी। किसको? सतलज नदी को पहले क्या बोलते थे बता दो? शतुद्री नदी कहते थे। तो ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है बता दो? सब लोग क्या बताओगे? राकसताल झील के समीप से निकलती है, जो आपका मानसरोवर तिब्बत में है। कितने देशों में यह बहती है? तो आप बताओगे ये चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। तो ये भी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है जो एक से अधिक देशों में बह रही है। 3 देशों में बहती है। भारत में किस दर्रे के समीप में से एंट्री लेता है? तो भारत में जो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां पास से क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और किससे संगम बनाएगा? तो चिनाब नदी से। कहाँ बता दो? पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से क्या बनाता है? संगम बनाएगा। और इसी को वैदिक काल में क्या बोलते थे? तो शतुद्री नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? शतुद्री नदी के नाम से जानते थे। ठीक है। तो ये हम यहां तक समझ चुके हैं, ध्यान देंगे सब लोग। तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी कटरी क्या था आपका? सबसे पहले क्या पढ़े? झेलम, फिर पढ़े चिनाब, फिर पढ़े रावी, फिर पढ़े व्यास, और अंत में हम देखे कौन सा? सतलज। तो ये हमारा हो गया सिंधु तंत्र के बारे में। किसके बारे में? आपका सिंधु तंत्र के बारे में जो भी खास बातें थी, आने लायक जो चीजें हैं उसी को मैं बता रहा हूं। उतना ही चीज आप यदि पढ़ लोगे
तो नदी टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सतलज नदी को लेके इतना पहलू आपको कम से कम पता होना चाहिए, जो एग्जाम के पर्पस से हमारे लिए एकदम महत्वपूर्ण है। क्लियर है सबका? चलो, तो ये हो गया हमारा सतलज नदी। और इसी के साथ साथ हमारा हो गया सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में हो गया बता दो? सिंधु नदी तंत्र क्या है और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में हम देख चुके हैं। क्लियर है? आज के इस वीडियो में एक तंत्र हम छोटा सा और डिस्कस करेंगे और वो रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या रहेगा बता दो? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये आपका होगा। चलो, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ पास से निकलती है? तो ये भी तिब्बत क्षेत्र से निकल के इस प्रकार से बहेगी। और तिब्बत क्षेत्र से जो सिंधु नदी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो निकलता है आपका मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? तो ये निकलता है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर समझ आ रहा है? तो कौन से ग्लेशियर से निकलता है बता दो? तो ये निकलता है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या बताओगे? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी मुख्य रूप से निकलती है। और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है यह कहाँ है जल्दी बता दो? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आपका है तिब्बत क्षेत्र के स्थान, तिब्बत क्षेत्र में जो मानसरोवर के समीप से निकलता है, ठीक है। तो उद्गम स्थल को यहाँ पास मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, इसको आप जरूर नोट करेंगे। तो इसका उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है जल्दी बता दो? तो ये होता है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के बाद पहले ये कहाँ बहती है? तो पहले ये मुख्य रूप से जो बहती है ये बहेगा चीन में। चीन में जाने के बाद ये आपका एंट्री लेगा कहाँ बता दो? चीन के बाद भारत में आएगा। तो भारत में देखो कहाँ कहाँ बहती है। तो ये जो हमारा स्टेट है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। और ये जो स्टेट दिख रहा है इसको बोलते हैं असम। क्या बोलते हैं? असम। तो अरुणाचल प्रदेश और असम में ये मुख्य रूप से बहते हमें दिखाई देगा। तो ये आया ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में बहा, उसके बाद जाएगा आपका असम, और असम में जाने के बाद ये आगे जाएगा और इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है बांग्लादेश का एरिया है। तो बांग्लादेश में ये ले एंट्री करेगा और बांग्लादेश में जाने के बाद ये गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ये आपको पहले याद रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कितने देशों में बहती है? तो ये बहती है आपका 3 देशों में। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गया। पहले बहा कहाँ बता दो? चीन में, फिर रहा पाकिस्तान और फिर गया बांग्लादेश, ठीक है। तो कितने देशों में यह बहती है तब आपको क्या बताना है? तो यह 3 देशों में बहती है। कितने देशों में? 3। क्या क्या जल्दी बताओ? तो पहले क्या बताओगे? चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? तो इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। अच्छा, चीन में जब ये नदी बहती है तो उसको क्या नाम से जानते हैं? तो चीन में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। कौन सा नदी? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चीन में इसको क्या बोलते हैं बता दो? सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में जैसे नदी एंट्री लेता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग नदी कहा जाता है। और जैसे ही ये असम में आता है तब इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाता है तो बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं, जमुना नदी, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी और उनको क्या क्या नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो जब ये नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है? चीन में, तो इसका नाम क्या है बता दो? सांगपो नदी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आया तो इसका नाम क्या हो गया? दिहांग नदी। असम राज्य में, भारत में सबसे लंबी नदी असम में बहती है ब्रह्मपुत्र का, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? हमारे देश में। तो बताओगे असम में। कहाँ बहती है? असम राज्य में बहती है मुख्य रूप से। और असम राज्य में ही इसका मुख्य रूप से हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और इसी के नाम से ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बोलते हैं क्योंकि भारत में सबसे लंबा यही बहा। उसके बाद गया कहाँ बता दो? बांग्लादेश। ये क्या है हमारा नीचे आपका? ये कौन सा है? बांग्लादेश।
बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं बता दो, तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। याद रखे सभी को। तो फिर से एक बार सब लोग बताइए क्या क्या है। चीन में बता दो क्या बोलते हैं, सांगपो। चीन में क्या बोलेंगे, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबका। चलो, अब ब्रह्मपुत्र को लेके कुछ कुछ खास खास बातें हैं। जैसे कि हम बात करें तो अभी अभी हम जस्ट देखे कि ये नदी इस प्रकार से बहते हुए पहले जाएगा कहाँ बता दो, अरुणाचल। फिर इसके बाद जाएगा असम, और असम के बाद जाएगा कहाँ बता दो, बांग्लादेश। और फिर गंगा नदी के साथ मिलते हुए कहाँ पास से, इस प्रकार से गंगा से मिलते हुए दोनों संगम बना के मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाएंगे। क्लियर है सबका। चलो अब यहाँ देखते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। तो अरुणाचल प्रदेश में इससे दो नदी आकर मिलती है। तो सबसे पहले एक नदी हम यहाँ से देखेंगे जो इसमें आके मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं दिहांग नदी। और एक नदी और है जो इससे आके मिलता है, इसको बोलते हैं लोहित नदी। क्या बोलते हैं बता दो, लोहित। तो दिहांग नदी और लोहित नदी दोनों ही मिलेगा कहाँ बता दो, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। तो ये एक खास बात होगी यहाँ पास। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे ध्यान से दूसरे स्टेट में देखते हैं। तो दूसरे स्टेट में देखो क्या याद रखना है, सबसे पहला चीज दूसरे स्टेट में आपको ये याद रखना है कि यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पास का एरिया, इसको हम बोलते हैं सदिया। क्या बोलते हैं बता दो, सदिया। हाँ है ना, क्या नाम से जानते हैं, सदिया। चलो इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो। चलो यहाँ पास हमारा क्या है बता दो, सदिया। और ये असम में यहाँ पास हम देखेंगे ये वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं धुबरी। क्या बोलते हैं, धुबरी। तो सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से लेकर कहाँ तक बता दो, धुबरी तक, इसी में जल मार्ग स्थित है। क्या है बता दो, जल मार्ग। इसी में कौन सा मार्ग है, जल मार्ग। और इस जल मार्ग को कहा जाता है NW2, राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 2, नेशनल वाटरवे क्रमांक 2। समझ आ पा रहा है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 2 किस नदी पर है, अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या बताना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है बोलेंगे तो आपको बताना है सदिया से लेकर धुबरी तक है। समझ आ पा रहे हैं। और कौन सी स्टेट में है, तो वह है असम में है। कौन सा बता दो, असम में है आपका NW2। कहाँ से कहाँ तक, सदिया से धुबरी तक। यहां तक क्लियर है। चलो इसी बीच में हम देखेंगे, इसी नदी पर बीच में अपन देखें ध्यान से, तो यहां पास हम देखेंगे, थोड़ा इधर बना देते हैं। इसी नदी पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम बहुत बार एग्जाम में आता है, और उसको बोलते हैं माजुली द्वीप। क्या बोलते हैं, माजुली। तो माजुली जो द्वीप है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो माजुली द्वीप कहाँ है करके पूछा जाएगा। तो माजुली द्वीप है आपका असम राज्य में। कौन सा राज्य में बता दो, माजुली द्वीप कहाँ है बता दो, असम में स्थित है। दूसरा खास बात, माजुली एक जिला भी है वहां, इसी को हम बोलते हैं नदी जिला। तो भारत का एकमात्र नदी जिला जब पूछे तो उसको बताएंगे माजुली। कौन से राज्य में है, असम। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है बता दो, नदी द्वीप में इसका नाम आता है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा बता दो, माजुली, जिसको असम सरकार ने नदी जिला घोषित किया है। असम सरकार ने क्या घोषित किया है, नदी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, चलो अन्य हम बातें देखिए ध्यान से। असम राज्य में और क्या याद रखना है, तो यहां पास हम देखेंगे भूटान राज्य है। तो भूटान से एक नदी निकलती है, और ये नदी असम में आकर कहां कर बता दो, असम राज्य में आकर ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। असम में आके किससे मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र से। और इसी को बोलते हैं हम मुख्य रूप से मानस नदी। क्या बोलते हैं, मानस नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका, हाँ कि नहीं। तो फिर से एक बार देखना ध्यान से, भूटान से निकलने वाली कौन से बता दो, मानस नदी, किस नदी से संगम बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से संगम बनाएगा। कौन से राज्य में, असम राज्य में।
यह क्या बनाती है, संगम बनाती है। क्लियर है सबका यहाँ तक, हाँ कि नहीं? तो असम राज्य में देख लो NW2 देखने मिलेगा, सदिया से धुबरी तक। मानस नदी ब्रह्मपुत्र से मिला असम राज्य में। कौन सा द्वीप आपको देखने मिलेगा, तो माजुली द्वीप देखने मिलेगा, है ना, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। अब कुछ चीज हम देखते हैं बांग्लादेश को लेके। तो बांग्लादेश में इसके बारे में देखो क्या क्या आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में जाने के बाद ये नदी जो है किससे संगम बना लेता है, तो ये दोनों नदी संगम बना लेते हैं किससे, गंगा से। ब्रह्मपुत्र नदी किससे जाके मिल जाएगा, गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो ये जो सिक्किम है, क्या बता दो, सिक्किम, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं तीस्ता नदी। कौन सा नदी बोलते हैं, तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं। ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। सिक्किम के, सॉरी सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, सिक्किम के क्या बता दो, जेमू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है हमारा, जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली यह कौन सी नदी है, तो यह तीस्ता नदी। कौन सा नदी है, तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से क्या बनाती है, संगम बनाती है। आ रहा बात समझ में? और आगे का जो हम पूरा पॉइंट पढ़ेंगे वो हम गंगा नदी तंत्र में देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके और क्या क्या नामों से जानी जाएगी, किनसे संगम बनाएगा, कौन से डेल्टा का निर्माण करेगा। तो इसी में हम पढ़ेंगे आगे चल के सुंदरवन डेल्टा। क्या पढ़ेंगे, तो सुंदरवन डेल्टा जो है यहीं पास ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर आगे पूरी मिट्टी क्षेत्र को यहाँ ला के छोड़ देती है। उसी से जो डेल्टा बनता है उसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलेंगे बता दो, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानेंगे, हाँ है ना। तो ये जो चित्र है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैप को आप अच्छे से देखना कि कहाँ पास क्या क्या मैं समझाया हूँ। प्रॉपर वीडियो को आप देखिए ईमानदारी से, और आपको समझना है कि इसमें क्या चीज़ बताया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी खत्म हो गया है। इतना पॉइंट आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का याद रखना है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो बाकी कल के क्लास में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र से। कहाँ से पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र क्या है, और गंगा नदी तंत्र में इन सब जो नदियां हैं, गंगा नदी और उनकी जो सहायक नदी है, उत्तरी सहायक, दक्षिणी सहायक, इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक करते हैं, कल के क्लास में हम गंगा नदी तंत्र से आगे कवर करेंगे, ठीक है।